हमारे साथ देश की ख्यातनाम कवित्री है अनामिका अंबर, जिन्होंने देश भर में विभिन्न कवि सम्मेलन किए हैं और आज सरदार शहर के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं कि मैडम, बेटी बचाओ के मामले में बेटियों को कम मौका दिया जाता है, आज भी भ्रूण हत्या रुक नहीं रही है, तो समाज को ये बताइए कि बेटी बचाने के मामले में बेटियां काफ़ी आगे हैं। देखिए, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। ये सारी बातें तो लोग करते ही रहते हैं। अनामिका अंबर में क्या अलग है वो अनामिका बताती है। बेटी बचाओ का मतलब ये नहीं है कि बेटी जो गर्भ में आ रही है उनको बचाओ। अब तो लोग बहुत समृद्ध हो गए, लोगों में बहुत अकल आ गई है, कह सकते हैं। अब जो बेटी होती है उसे लक्ष्मी समझते भी हैं और काफ़ी हद तक भ्रूण हत्याएं रुक गई हैं। जो नहीं रुका है और जो वाकई मुद्दे वाली बात है ना, वो ये है कि आप जैसे भाई, आप पिता अपने घर की बेटियों को उन गली मोहल्ले से जाने से रोकते हैं जहाँ पे उनको नज़रें चुभ रही होती हैं। अब लड़कियां सुरक्षित नहीं है बेसिकली, चाहे 5 साल की लड़की है, 6 महीने की लड़की है, 10 साल की लड़की है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ दरिंदगी होती है और उन्हें मार डाल के, मतलब उनको मार के झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। ये सबसे घटिया काम जो समाज में फैला हुआ है, इन सब पे आंदोलन होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें ना हो ना तो लोग भ्रूण हत्या भी ना करें, उनको डर खत्म हो जाए। यदि बेटियों को सम्मान देना शुरू कर दो तो लोग सोचेंगे कि जैसा बेटा वैसी बेटी, क्योंकि सबको ये पता रहता है कि बेटी होगी तो ये समस्याएं आएंगी, इससे अच्छा है बेटी ना ही आए। यही कारण है भ्रूण हत्या का भी। मैं अपनी कविताओं में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, तो लड़कियों वो चट्टान बन जाओ। जितनी लड़कियां मुझे सुन रही हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि अनामिका क्या कहती है। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कृष्ण को बुलाएं और उनसे कहें कि मेरा चीर बढ़ाओ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भीष्म के सामने जाकर के रोएं। अब आप यदि खुद समृद्ध हैं, अपनी आत्मबल को यदि आपने खुद पहचाना है, तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी से भी लड़ सकते हैं। फिर आपके माँ बाप आपको दुनिया में लाने से नहीं डरेंगे। कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। तो लड़कियों से मैं यही कहूंगी और यही मेरा कहना भी है। मैडम, 500 करोड़ और 1000 करोड़ की फिल्में आती है बाजार में, उनको 3 घंटे तक लोग देखते नहीं और बहुत सारी फिल्में पिटी जाती है। भारत में कविताएं हैं जो भारत की आत्मा कही जाती है, और आज के दौर में कवि सम्मेलन भी 8-8, 10-10 घंटे तक देखे जाते हैं। और आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी आपने कविताओं के क्षेत्र को चुना, तो आपको क्या लगा कि कविताएं आज भी जिंदा है और लोगों के जहन में है? मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संजय। संजय जी, एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताऊं, मैंने कविताओं को नहीं चुना। माँ सरस्वती कुछ विरले लोगों को चुनती हैं और उनमें कविताओं जैसा सम्मान डालती हैं। तो उन्होंने मुझे चुना कि मैं कविताएं लोगों तक लेके जाऊं। ऐसा नहीं है मेरे पास मौके नहीं आए, मुझे बहुत सारे ऑफ़र मिले टीवी के। आजकल भी मैं जी न्यूज़ पे, सब टीवी पे, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे लगातार आ रही हूँ। काफ़ी सारे चैनल्स पे मैं आते रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, कविताओं से, क्योंकि अंदर मुझे ये था कि कहीं ना कहीं मुझे समाज सेवा करनी है, तो कविताओं से मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आपने कहा फिल्में 3-3 घंटे की फिल्में पिटती हैं और कविताओं को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, जानते हैं। फिल्में भी यदि दर्शकों के मन की बात यदि फिल्मों में होती है तो वो सुपर डुपर हिट होती हैं। कविताओं में क्या होता है कि हम श्रोताओं के मन की बात करते हैं। कविताओं में वो जो सुनना चाहते हैं, उनको जो उनके मन की जो भड़ास होती है, वो कवि बिल्कुल फ्री होते हैं करने के लिए, कहने के लिए। उन्हें कोई, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कभी किसी का नहीं होता। कवि को जो कहना है वो श्रोताओं का कहना है, आदमियों का होता है, वो जनता का होता है। यही कारण है कि कविताओं को लोग पसंद करते हैं और कई बार फिल्मों का हश्र अलग होता है। आपके द्वारा लिखी गई फेवरेट कविता है जो आप मंच पे कहना पसंद करती है? मेरे द्वारा लिखी गई फेवरेट कविता जो मैं मंच पे कहना बहुत पसंद करती हूँ वो ये है कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। ये मेरी फेवरेट भी है और ईश्वर का धन्यवाद भी है।
आप देश में आज तक इतने कवि और कवियत्रियां हुई हैं, आपका फेवरेट कवि और कवियत्री कौन सी है और उसकी लाइन? मेरा कोई भी फेवरेट या आदर्श नहीं है। मेरी फेवरेट कवित्री अनामिका अंबर है। मैं खुद अपने हर पंक्ति बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मुझे गीतकार कुंवर बेचैन जी हैं, जिनकी 4 लाइन बहुत पसंद है कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। मैडम, आजकल बहुत सारे लोग भारत में रह के पद्मश्री जैसे अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, भारत में उनको इतना सम्मान मिला है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उनको भारत में खतरा लगने लगा है, भारत में डर लगने लगा है। इस प्रकार के बयान बड़े लोगों के क्यों आते हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बेकार की बात है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ यही कहूँगी कि हम सब एक हैं और आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क को अपना समझो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन आप अपने वतन से प्यार करना सीख जाओगे, आपको यहाँ की हर बात अच्छी लगेगी, आपको इंसान अच्छे लगेंगे, हवा पानी सब अच्छी लगेगी, आपको कुछ भी ग्रहण करने में या उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पद्मश्री या और भी जो सम्मान मिले थे, वो जब लौटाए गए थे, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन्हें ना ही खोला जाए तो अच्छा है। हाँ, ये है कि कोई भी सम्मान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, उसे वापस करना तो मेरी दृष्टि में गलत है, जो कि गलत है और गलत ही रहेगा। हमें अपने वतन से प्यार करना, हम जहाँ रहते हैं वो हमारा है, वो हमारा वतन है। कौम से कुछ नहीं होता, आपकी क्या कौम है, आपका मजहब क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका वतन आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। मैडम, देश के लिए कुछ जो लाइनें आप द्वारा लिखी गई हो? बिल्कुल, देश के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बहुत मैम, राजस्थान में भी आप काफ़ी दफ़े कवि सम्मेलनों में आती रहती हो। राजस्थान वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता है, उस पर अगर कुछ पंक्तियाँ हो तो? राजस्थान वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता है, उस पर फिलहाल तो मुझे इस समय तो पंक्तियाँ जिनकी जो एक कवि हैं उनकी बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उनको अंडरलाइन करना चाहूँगी। हमारे कुनबे के बड़े कवि हैं ध्रुवेंद्र जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी इन पंक्तियों को ज़रूर, उनका नाम ज़रूर उनका रखा जाए। ध्रुवेंद्र जी ने बहुत शानदार पंक्तियाँ कही हैं जो मुझे राजस्थान के लिए बिल्कुल सटीक लगती हैं, और वो ये है कि एक शव आया, सर कटा हुआ धड़ जब आया, तो उसकी नई नवेली दुल्हन अपने पति शव को देख करके रोने लग जाती है। तो देखिए उस वीर की शहादत को किस प्रकार से सम्मान उसका परिवार देता है। उसकी ननद आती है, अर्थात उसकी बहन आती है उस शव की, और वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ के उन्हें ढाढ़स बंधाती है और उनसे कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। भाभी आप परेशान मत हो, मेरे भाई के बारे में कुछ बताती हूँ। वो ननद अपनी भाभी से कहती है, नई नवेली दुल्हन से कहती है, जिसका पति इस दुनिया से चला गया देश की सेवा करते करते। और यही राजस्थान की मिट्टी भी है। मैं राजस्थान में बैठ करके, ध्रुवेंद्र जी कहीं कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। तो शौर्य की धरती है राजस्थान। क्रांति धरा मेरठ से मैं अनामिका अंबर बहुत बहुत नमन करती हूँ इस शौर्य की धरा को। बहुत आभार। ये थी अनामिका अंबर, जो वीररस और श्रृंगार रस पे लिखती है। फर्स्ट इंडिया चूरू से संजय प्रजापति।